Good morning, everyone. So today I'll be sharing my knowledge of establishing truth. Truth कैसे establish करना है and generally my understanding of Buddhism also. In this is my first video. तो ऐसे करके मैं वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें मैं अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग जो है बुद्धिज़्म की उसका आप एक कह सकते हो लॉग जो है डेवलप करूँगा. तो वाई बिकॉज एक कंप्लेंट भी था कि इतने सालों से तो नहीं मतलब पर 10-12 ईयर्स से बुद्धिस्ट हूँ और क्या सीखा, क्या मिला कुछ मिला तो और उसका क्या वैल्यू है. और हो सकता है कि कोई नए नए प्रैक्टिशनर भी हों तो उनको भी समझना हो तो शायद दिस वीडियो में बेनिफिट. ठीक है. तो पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव ए वार्निंग दैट मैं कोई लामा नहीं हूँ, कोई बनते नहीं हूँ, कोई प्रैक्टिशनर नहीं हूँ. ठीक है. तो और कोई एडवांस प्रैक्टिशनर नहीं हूँ तो इसलिए जो है अपना दिमाग लगा के थोड़ा करना. ठीक है. जो मैंने कह दिया वही सच है नहीं, अपना खुद चेक करना. बुद्धा ने भी यही कहा था कि यू मस्ट चेक वॉट एवर यू हैव स्टडीड. सो टुडे फर्स्ट टॉपिक मैंने एस्टेब्लिशिंग ट्रूथ इसलिए रखा है क्योंकि एस्टेब्लिशिंग ट्रूथ जो है एक तो आजकल की वर्ल्ड की प्रॉब्लम आ रही है एस्टेब्लिशिंग ऑफ ट्रूथ में, और दूसरा एस्टेब्लिशिंग ऑफ ट्रूथ का रीज़न ये है कि विपासना जो कि वन ऑफ द मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रूथ है वो वन ऑफ द सेंट्रल पिलर्स ऑफ बुद्धिज़्म है. वो बुद्धिज़्म का एक मेन पिलर है. तो इसलिए हम जो है एस्टेब्लिशिंग ट्रूथ जो है इज़ द फर्स्ट सेशन. और एक और रीज़न भी है कि व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन से ही मैंने एंट्री हुआ था. तो इसीलिए आई विल स्टार्ट लाइक दैट. तो ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट आई हैव इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी ट्रेडिशंस. थोड़ा थोड़ा हर एक थाली का थोड़ा थोड़ा लिया लेकिन किसी का भी अच्छे से नहीं लिया. लेकिन वॉट एवर इट इज़ आई विल शेयर. सो माइंडफुलनेस तो हम सोचते हैं कि सांस पे ध्यान लगाना है जैसे सोचते हैं ना, और ट्रुथ से इसका कोई रिलेशन है भी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और दूसरा कि ट्रुथ इतना इम्पोर्टेंट है भी या ट्रुथ ही है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा. एंड उस ट्रुथ के पास हम कैसे पहुँचें ये सब हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रुथ इम्पॉर्टेंट है धम्मा प्रैक्टिशनर के लिए. जो भी आदमी स्पिरिचुअल लाइफ में है उसके लिए ट्रुथ बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. ज़्यादा झूठ बोल के कोई भी अच्छा प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता, एटलीस्ट माई अंडरस्टैंडिंग. अगर आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो तो कहाँ आप अच्छे प्रैक्टिशनर बन पाओगे. ठीक है. तो क्योंकि अगर आप सच के साथ नहीं हो तो आपको धोखा ही मिलेगा. ठीक है. जैसे कि अगर आप जो है सोच रहे हो कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, और सुबह उठोगे तो धोखा ही मिलेगा. आपको हैरानी होगी कि अरे ये क्या हो रहा है. ठीक है. तो इफ़ यू आर नॉट विथ ट्रुथ तो आपको लाइफ में सफरिंग मिलेगा ही. अगर आप सोच के बैठे हो कि हाँ लेट से कोई इलेक्शन जीत जाएगा, पर आपको पता ही नहीं है कि दुनिया हमारे यहाँ गरीबों की पॉपुलेशन तो कुछ और सोच के बैठी है, और आप कुछ एलीट आदमी हो और आप अपने एलीट थिंकर हो और आपको लगता है कि हाँ ये जीतेगा, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि अरे मैं तो सोच रहा था ये जीतेगा, जीत तो वो पार्टी गई. तो जिसके लोग तो बिल्कुल ही बेकार पागलों वाली बात करते थे, तो ऐसे कैसे हो गया. तो इसलिए बिकॉज यू आर नॉट विथ ट्रूथ. ओके. यू आर नॉट विद द रियलिटी, ऐसा कहना चाहिए. यू आर नॉट विद द रियलिटी. So that is why truth is very important, and for your suffering, cutting your suffering, you have to be with the truth. Then how will you establish truth? ये सच कैसे establish होगा कि कोई चीज़ में क्या सच है क्या झूठ है. तो ये आजकल की दुनिया में बहुत बड़ा क्राइसिस बनते जा रहा है. जिसे कहते हैं कॉग्निटिव क्राइसिस कह लो. कॉग्निटिव क्राइसिस आजकल आते जा रहा है कि हम जो है सच एस्टेब्लिश कैसे करेंगे. ठीक है. आजकल की वर्ल्ड में कैसे आप मानोगे कि कौन सच है और कौन झूठ है. तो साइंटिफिक मेथड है एक ट्रूथ एस्टेब्लिश करने का, एक होता था, अभी भी है, और एक बुद्धिस्ट मेथड है. तो हम ये दोनों ही डिस्कस करेंगे
कि बुद्धिज़्म में कैसे, मेरी अंडरस्टैंडिंग से कैसे एस्टेब्लिश होता है ट्रुथ, और साइंटिफिक मेथड से कैसे एस्टेब्लिश होता है ट्रुथ, और साइंटिफिक मेथड में क्या प्रॉब्लम है और बुद्धिज़्म के मेथड में क्या बेनिफिट है, और उसके क्या ड्रॉबैक भी हैं, उसके भी कुछ, तो उसके क्या ड्रॉबैक है। तो साइंटिफिक मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रूथ क्या है कि आप यूनिवर्स को स्टडी करोगे, स्टडी करके आपको डेटा मिलेगा, डेटा को आप और स्टडी करोगे, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो ऑनेस्टी से कलेक्ट करोगे, उसमें आप कुछ आपका बायस पहले से नहीं होगा, आप पहले से ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करोगे, और वो डेटा में आप एक पैटर्न ढूंढोगे और उसकी आप एक इक्वेशन बनाओगे, और वो इक्वेशन से आप एक कॉजल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे कि इवेंट, पहले इवेंट 1 की इवेंट 2 से, और आप कहोगे ये इसकी वजह से, ये इस लॉ से चल रहा है, और इस तरह से आप एक साइंटिफिक ट्रुथ एस्टेब्लिश करोगे। ठीक है, तो ये हो गया साइंटिफिक मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रुथ। ठीक है, बट साइंटिफिक ट्रुथ भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, कभी कभी, पर ज़्यादातर नहीं आते। साइंस की एक क्वालिटी को तो उनको मानना ही पड़ेगा कि साइंस जो भी कहती है वो करके दिखाती है। एक लामा कहेगा कि हवा में उड़ सकता हूँ, एक भंते कहेगा हवा में उड़ सकता हूँ, बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर एडवांस बुद्धि पर कोई उड़ता है नहीं, कभी दिखाई नहीं देगा आपको उड़ते हुए, पर एरोप्लेन में जाके बैठ के आप सच में उड़ के कहीं से कहीं जा सकते हो। तो साइंटिफिक मेथड को एक पॉजिटिव तो देना ही पड़ेगा आपको कि वो जो भी कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं वैसा। ठीक है, तो वेरी गुड। तो पर ट्रुथ एस्टेब्लिश करने में अब एक प्रॉब्लम आने लग गई है साइंस के साथ भी, कि कुछ कुछ ट्रुथ जो थे वो हाल ही पहले एक पुराने साइंटिस्ट क्या थे, वो अपना एक्सपेरिमेंट घर पे भी करते थे, उनकी लैब भी घर पे भी होती थी, और मतलब वो खुद की रिसर्च करते थे, तो इतना ज़्यादा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं था। तो एक नॉर्मल आदमी भी अगर ट्रुथ को एस्टेब्लिश करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर वाटर उसको चेक करना हो कितने डिग्री पे बॉईल होता है, तो वो अपने आप भी एक लैब बना सकता है, उसमें चेक कर सकता है कि हाँ 100 डिग्री पे होता है कि 90 पे होता है, कि हो सकता है झूठी कह रहे हो सकता है 110 पे हो रहा हो, साइंस हमें धोखा ही दे रही हो। तो ये सब जो है पुराने ज़माने में तो चेक हो सकता था, पर आजकल के ज़माने में आप ट्रुथ घर पे बैठा हुआ एक इंडिविजुअल चेक नहीं कर सकता है, क्योंकि साइंस बहुत डेवलप हो गई। तो अब साइक्लोट्रॉन का ट्रुथ जो है वो मैं खुद चेक नहीं कर सकता, तो मेरे को साइंटिफिक कम्युनिटी पे हमें एक रिलायंस चाहिए होता है कि अगर साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है एट लार्ज तो इट मस्ट बी ट्रू। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू हो गई कि साइंटिफिक ट्रुथ जो है आजकल एस्टेब्लिश करना, मैं कैसे एस्टेब्लिश करूँगा घर बैठे बैठे रिलेटिविटी का ट्रुथ, अनलेस आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, आई कैन नॉट चैलेंज द ट्रुथ ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी। सो ये एक बहुत प्रॉब्लम आ गया है आजकल, जिसकी वजह से अगर हम जैसे देखें वैक्सीन का भी क्वेश्चन लें, तो अब वैक्सीन इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, तो हमें तो रिलाई करना पड़ेगा, जो बोलेंगे डॉक्टर बोलेगा वही सोचना पड़ेगा ट्रुथ है। ठीक है, वी कैन नॉट आवर सेल्फ से एनी थिंग। तो एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ट्रुथ की ये आ गई है कि पुराने साइंटिस्ट जो थे वो अपने सब्जेक्ट में पायनियर्स थे, वो बहुत फेथफुल थे अपने सब्जेक्ट के लिए, वो जान भी दे सकते थे। जैसे गैलीलियो जो है वो अपने सब्जेक्ट के लिए जान दे सकता था। ऐसे करके जो पुराने साइंटिस्ट थे वो अपने सब्जेक्ट के लिए बहुत पैशनेट थे, बहुत फेथफुल थे, और वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंटीग्रिटी उनकी बहुत हाई थी। तो लेकिन हमारी जो आजकल की मॉडर्न साइंस है उसमें कहीं भी हमें एथिकल वैल्यूज़ पे कहीं ज़ोर नहीं है। हम जब पढ़ते हैं स्कूल में केजी से लेके 12th तक एंड फॉरवर्ड, तो उसमें कंपैशन का कोई नाम नहीं है ज़्यादा। तो अगर हो सकता है एक साइंटिस्ट आजकल का हो पर उसके एथिकल कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई उसको झिझक नहीं होगी। ठीक है, तो पुराने साइंटिस्ट ऐसे नहीं थे। पुराने साइंटिस्ट जो थे वो जो थे वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो मेरा एक क्वेश्चन है विच यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, दैट इफ़ एक साइंटिस्ट है और वो बहुत झूठ बोलता है, ओके, इफ़ इज़ लाइंग ऑल द टाइम, देन कैन अपने वाइफ से भी झूठ बोलता है, अपने घर में बच्चों से भी झूठ बोलता है, कहीं भी जाओ झूठ बोलता है छोटी छोटी बातों में, तो कैन ही बी ए गुड साइंटिस्ट?
क्या उसकी रिसर्च बहुत क्रेडिबल हो सकती है, क्या उसकी रिसर्च में कहीं झूठ होएगा ही नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, येस और नो हो सकता है, क्यों हो सकता है, यू कैन एक्सप्लेन। सो बट आई विल पुट ए क्लेमर। तो एक क्लेम दैट एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा साइंटिस्ट जो लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा झूठा हो, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप अपनी हर छोटी छोटी चीज़ में सच, क्योंकि साइंस भी फाइनली एक ट्रुथ का इन्वेस्टिगेशन है, आउटवर्ड ट्रुथ का इन्वेस्टिगेशन है। तो आप अपने पर्सनल लाइफ में हर छोटी चीज़ में झूठ बोल देते हो, तो वो आपकी एक हैबिट बना देता है, एंड वो हैबिट जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखेगा, फिर वो छुप नहीं पाएगा, उसका एक इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ में भी आएगा। सो यू कैनॉट बी ए गुड साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, अनलेस यू आर नॉट ट्रूथफुल। सो दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड। एंड बिकॉज आजकल के साइंस में इतना एथिकल ट्रेनिंग नहीं है जितना पुराने टाइम पे होता था, तो इसलिए मेरा ऐसा बिलीफ है कि आजकल के साइंटिस्ट को साइंटिस्ट कहना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, होता जा रहा है। तो इसलिए एक्सपर्ट्स को क्वेश्चन करना कुछ गलत भी नहीं है। तो ये है साइंटिफिक मेथड। एंड और एक तो ये हो गया कि अगर हम प्योर साइंस की बात करें तो एस्टेब्लिश ट्रुथ, पर अगर हम मान लो एक पॉलिटिकल इवेंट की बात कर रहे हैं कि हम मान लो इंडिया में बैठे हैं एंड वी वांट टू नो द ट्रुथ ऑफ इज़राइल एंड पैलेस्टीन इशू, ठीक है, तो हम वहाँ जाने का खर्चा तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो वी हैव टू रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम समवन। उसी डेटा पे हम रिलाई कर सकते हैं, हम अपना डेटा तो कलेक्ट कर नहीं सकते। तो जब हम अपना डेटा ही कलेक्ट नहीं कर सकते तो हमारे पास बच जाएगा, तो हमें वी हैव टू रिलाई ऑन सम न्यूज़ चैनल, CNN, BBC, CNBC, वायोन, कोई तो सही बोल रहा होगा, जी न्यूज़, कहीं तो सही आ रहा होगा। तो हम we cannot establish scientific truths, we cannot establish truths of current affairs यूजिंग एनी साइंटिफिक मेथड तो है ही नहीं, हम एम्पेरिकल डेटा एक्वायर ही नहीं कर सकते। तो कभी कभी एम्पेरिकल डेटा एक्वायर करने में आजकल साइंस में भी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि हम इतना पढ़ाई नहीं कर, मतलब इतने गैजेट्स रिक्वायर्ड है कि आप साइक्लोट्रॉन तो घर पे बना नहीं सकते, तो आप चेक नहीं कर सकते एम्पेरिकल डेटा, आप पैलेस्टीन और इज़राइल का कलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको आपका एक बायस भले से ही मन में होगा, अगर आप प्रो मुस्लिम टाइप के व्यू में होंगे तो आपको लगेगा कि पैलेस्टीन के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर आप प्रो इज़राइल के टाइप में होंगे तो आपको लगेगा कि इज़राइल को अपना लड़ना चाहिए और उसको सही कर देना चाहिए। तो अलग अलग जिस टाइम जहाँ आपका बायस होगा आप वहीं गिर जाओगे। तो ऐसे केस में कौन सही है कौन गलत है ये कैसे एस्टेब्लिश होगा? तो ये आजकल क्राइसिस भी आया हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है। तो अनदर मेथड टू एस्टेब्लिश ट्रूथ इज़ द बुद्धिस्ट मेथड। तो हम एक्चुअली बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं, हमें क्या मतलब बाकी सब चीज़ों से। तो बुद्धिस्ट मेथड भी है एक ट्रूथ एस्टेब्लिश करने का, एंड दैट इज़ अलाइनिंग योर बॉडी, स्पीच एंड माइंड, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रैक्टिशनर है ओशो, उन्होंने कहा है कि, वैसे ओशो ने नहीं कहा होगा, बस ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आप अपने अंदर से जो भी झूठ है ना, अगर आप ट्रुथ सीकर हो तो आपको ट्रुथ ढूंढने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रुथ ढूंढने जाओ कि यहाँ क्या सच क्या है झूठ क्या है। आपके अंदर जो झूठ है आप उसको हटा दो, उसको गिरा दो, और जैसे ही आप अपने अंदर के सारे झूठ गिरा दोगे तो सच आपके सामने खुद आएगा, ठीक है। आपको सीख करने की ज़रूरत नहीं है ट्रुथ सीख करने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने अंदर के झूठ को गिरा दो, ठीक है। So this is called the Buddhist method, that you remove whatever is a lie inside you, in your body, in your speech, in your mind. Whatever is not true, you just drop it. Okay. So ये तो 3 बॉडी, माइंड और स्पीच हमारे बुद्धिज़्म में 3 डोर्स कहे जाते हैं थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो पहला तो हम इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो अगर ये तीनों अलाइन होंगे, जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो और जो आप बोलते हो वैसे ही करते हो,
तो आपकी माइंड बॉडी स्पीच अलाइन है, और इस अलाइनमेंट की वजह से आपकी लाइफ में एक खुशी आएगा। आप बोलते कुछ हो, आप सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, तो आपकी बॉडी स्पीच अलाइन नहीं है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक दुख आएगा। तो फर्स्ट ट्रूथ इज ट्रूथ ऑफ स्पीच, ठीक है, कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो अब हम स्पीच से डिस्कशन शुरू करते हैं कि हमें स्पीच में जितना हो सके ना, छोटी छोटी बातों में झूठ नहीं बोलना है। हमें छोटी छोटी बातों में, अगर आप मूवी देख रहे हो, फ़ोन किया, क्या कर रहे हो, तो ये नहीं बोल देना कि मैं वहाँ के अपने फ्रेंड के साथ हूँ। आपको बोलना है कि मूवी देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके कोई छोटे से छोटा इशू हो या बड़ा हो, तो आपको सच की तरफ जाना है। अब रातों रात ऐसा आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी हैबिट एक लेवल पे बन चुकी है। मान लो आप 50% ट्रुथफुल हो, तो आप 50 को 60% पे लेके जाओ। अगर आप 60% ट्रुथफुल हो, तो 60 को 65 को 70 पे, एंड ऐसे करके धीरे धीरे आप अपना ट्रुथ का जो परामी है उसको और अच्छा करो, ठीक है। हाँ, अगर आप में स्ट्रेंथ है, एकदम से कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं है, तो एटलीस्ट जहाँ छोटा मोटा काट सकते हो वहाँ काटो, ठीक है। तो जितना आप ट्रुथफुली बोलोगे, उतना आप पे ट्रस्ट आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये है कि मान लो आपकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। आप उसको फ़ोन करते हो, वो आपसे पूछती है कहाँ पे हो, तो आप बोलना नहीं चाहते सच, तो आप बोल देते हो कि मैं अभी अपने फ्रेंड के पास हूँ, पर आप हो नहीं, ठीक है। फिर वो बोलते कहाँ पे हो, आप बोल देते हो ऑफिस में हूँ। ऐसे करके आप बार बार झूठ बोल रहे हो, और आपको पता है वो वेरीफाई तो कर नहीं सकती। तो इसलिए और आपने को लगता है ये हार्मलेस झूठ है, क्योंकि इतनी बड़ी बात भी नहीं है, ऐसा थोड़ा इतना बहुत बड़ा झूठ भी नहीं है ये, तो आप झूठ बोलते जाते हो, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कि मान लो आप उससे फ़ोन करते हो, और वो बोलती है कि आज मैं बुटीक में हूँ और आज मैं नहीं मिल पाऊँगी, तो आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रही है, ठीक है। हालांकि उसने झूठ नहीं बोला हो, क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलते हो, तो जब वो आप उससे फ़ोन करोगे तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप तो झूठ बोलते हो ना, ये आपको तो पता है ना। अगर वो कहीं से भी कोई क्रॉस चेक नहीं भी कर सकता, तो भी आपके माइंड को तो पता है कि आपने बहुत बार झूठ बोला है, तो क्या पता दूसरा आदमी भी झूठ बोले, ठीक है। तो आप ऐसे ही सोचोगे, और आप जो है ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए छोटे छोटे झूठ भी नहीं बोलने चाहिए, और बड़े बड़े झूठ भी नहीं बोलने चाहिए। पर जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पाया गया है कि जब भी झूठ बोलो फ़ायदा, और जब भी सच बोलो नुकसान, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को तो ये चॉइस बनानी पड़ती है कि हालांकि नुकसान होएगा, पर फिर भी मैं सच बोलूँगा, और जो भी होगा। तो फाइनली बुद्धा का ये कहना है ट्रुथ के मामले में, पता नहीं कहना है कि नहीं, पर एटलीस्ट कोर्ट्स में कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आया है कि ट्रुथ जो है शुरू में मीठा होता है, शुरू में कड़वा होता है, पर बाद में बहुत मीठा निकलता है। और जो झूठ है वो शुरू में बहुत ही मीठा होता है, लेकिन बाद में बहुत कड़वा निकलता है। तो इसीलिए वी शुड ऑलवेज स्टिक बाय द ट्रुथ। कभी कभी एक डायलेमा आ जाता है कि ट्रूथ और लाइफ के बीच में डायलेमा आ जाता है। एक आदमी की जान खतरे में है, अगर आपने सच बोला तो वो मारा जाएगा, झूठ बोला तो वो ज़िंदा रहेगा। तो ऐसे केस में सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? तो मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि ऐसे केस में भी सच ही बोलना चाहिए, या चुप रहो, ठीक है। आप उसको अलग तरह से प्रोटेक्ट करो, लेकिन आप सच ही बोलो। और हमेशा आपको बोलना ज़रूरी भी नहीं है, तो आप चुप रहो, ठीक है। लेकिन ऐसा केस सिर्फ 99% केसेस ऐसे नहीं है, 1% ऐसा केस है। तो 1% की आप चिंता मत करो, 99% की चिंता करो। 1% के नाम पे आप सब जगह झूठ मत बोलने लग जाओ। 99% ऑफ द टाइम हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी का फियर होता है, हमें अपना फेस बचाना होता है। इन रीज़न्स की वजह से हम झूठ बोलते हैं। तो हाँ, और या हमें लगता है कि छोटा सा बोल देंगे उसको हर्ट हो जाएगा, तो ये भी हम इस वजह से भी बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा झूठ बोलते हैं तो लाइफ ही एट रिस्क है, पर हाँ, पर हम जो है कभी कभी झूठ बोलते हैं, तो हमें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए फॉर आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। सो गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रूथ ऑफ बॉडी। तो बॉडीली ट्रुथ भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रुथ हमेशा मुंह से ही बोला जाता है।
बॉडीली ट्रुथ होता है कि जब आप खुश हो तो आप स्माइल करो, ठीक है, और अगर आप दुखी हो तो आप दुखी रहो, ठीक है। अगर आप के सामने मान लो चीफ गेस्ट आ गए और आपको मिलने का मन भी नहीं है, और चीफ गेस्ट जो हैं बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर के मिनिस्टर हैं, तब आप नमस्ते जी करोगे, ठीक है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतने बड़े आदमी को गुस्सा दिखाओगे, वो आप पे उल्टा पावर लगाएगा, ठीक है। तो आपको एक फेस रखना पड़ता है सोसाइटी में। तो फेस रखना एक टाइप ऑफ झूठ है, ठीक है। बहुत टाइप के छोटे छोटे झूठ होते हैं। लड़कियों के लिए हो गया लिपस्टिक लगाना, भी एक झूठ, एक टाइप का झूठ हो गया। पेट छुपाने के लिए जैकेट पहन लेना, ये भी एक टाइप का झूठ हो गया, ठीक है। मैं भी करता हूँ ऐसा। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के झूठ है जो हम सोसाइटी में बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये झूठ भी छोड़ देने चाहिए। तो हमें जितना रियलिटी के साथ रहेंगे उतना हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपके मन में गुस्सा आ रहा है तो अब आप दूसरे पे भी मत करो। अच्छा ठीक है, मान लिया कि दूसरे पे करना बुरा है, लेकिन आप जो है गुस्सा आ रहा है तो आप अपनी इमोशंस को पूरा तरह से सप्रेस भी मत करो। आप बोलो कि मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है, इसलिए प्लीज़ अभी तंग मत करो मुझे, और ज़्यादा गुस्सा करोगे तो मेरा गुस्सा आप पे निकल जाएगा, इसलिए प्लीज़ अभी प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। तो पर आप जो है स्माइल मत कर दो। पर मैं ऐसी बहुत बार गलती करता हूँ, मैं अंदर ही अंदर उबल रहा होता है गुस्सा, मैं ऊपर ही ऊपर उसे ढक रहा होता हूँ स्माइल से। फाइनली एंड में इतना गुस्सा हो जाता है, करके गुस्सा कर देता हूँ। तो उससे अच्छा था शुरू में ही जब गुस्सा था तो दिखा देना था कि गुस्सा है, तो दूसरे को भी समझ आ जाता कि नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी ये भी एक चीज़ है जो कि जब हम खासकर जब प्रैक्टिशनर होते हैं ना, रिलीजियस प्रैक्टिशनर, तब हम बहुत करते हैं कि मेडिटेशन करें, हम अपनी शक्ल बना के मेडिटेशन करते हैं कि हम तो बहुत ही पीसफुल हो गए, और फिर कोई आदमी बच्चा आके भी हिला देगा तो वो आप में गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बड़ी ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर बनना है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मीन्स कि जो हमारी वीकनेस है वो है, जो स्ट्रेंथ है वो है, तो हमें कुछ नहीं दिखाना है। तो इस मामले में एक क्वेश्चन है विच यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स, कि मान लो आप, लड़कों के लिए अलग क्वेश्चन है, लड़कियों के लिए अलग क्वेश्चन है। लड़कों के लिए क्वेश्चन है, मान लो आप रोड पे जा रहे हो और एक लड़की आपको दिखाई दी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आपका माइंड कहेगा कि आप उसे देखो, ठीक है, नेचुरली कहेगा। अगर आप मतलब अनलेस आप एनलाइटनमेंट के बहुत क्लोज नहीं हो तो आपका माइंड कहेगा कि आप उसे देख घूरते रहो लुच्चे की तरह, लुच्चे लफंगे की तरह, ठीक है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को ये सिखाया जाएगा कि तृष्णा तो अच्छा नहीं है, लालच अच्छा नहीं है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, उसकी भी लाइफ है। तो अगर आप नहीं गए, आप सीधा चले गए, तो आपका माइंड तो कुछ और कह रहा था और बॉडी कुछ और कह रही थी, ठीक है। और अगर आप मुड़ गए तो आपका माइंड और बॉडी तो अलाइन हो जाएंगे, लेकिन ये धम्मा के एकदम ऑपोजिट काम हो जाएगा ऐसे करना, तो ऐसा लगता है। तो ऐसे केस में व्हाट यू शुड डू, मेरे को खुद ही क्लियर नहीं है, तो इसलिए इट इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू। ऐसी लड़कियों के लिए क्वेश्चन है, और लड़कियां जा रही हैं, बहुत हैंडसम लड़का है, तो एक है अपना इमेज दिखाने के लिए कि बुरा लगेगा अगर मैं ऐसे देखूंगी, तो आप अपना इमेज बचाने के लिए सीधा सीधा चले जाओ, ठीक है। और दूसरा है कि आप अपनी इमेज ना बचाओ, अपनी इमेज को गिरा दो और मुड़ जाओ, ठीक है। तो पर आपकी माइंड और बॉडी अलाइन रहेगा, फिर आपकी इमेज तो गिर जाएगी लेकिन माइंड बॉडी अलाइन। ऐसे केस में व्हाट शुड यू डू एज ए धम्मा प्रैक्टिशनर, you write in the comment section. Then now we will study, now we have discussed the truth of body and truth of speech. Of course truth of body में एक important point है कि you be faithful with your partner, है ना, that is also considered as a truth. And truth of mind में क्या है कि हाँ विपासना, तो विपासना एक्चुअली मेन चीज़ है। और विपासना कहाँ से आया, तो सतीपथाना सूत्र जो है बुद्धा का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सूत्र है, जिससे विपासना आप कह सकते हो बना है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीइंग थिंग्स एज दे रियली आर। तो हम जो है चीज़ें वैसे नहीं देखते जैसे होती हैं, हम जो है चीज़ें देखते हैं, हमारी अपनी इमेजिनेशन होती है, ठीक है। इवेंट कुछ होता है और हम उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कोई छोटा सा इवेंट हो जाता है और आदमी को लगता है इतना बड़ा हो गया, ये इसने ऐसा कह दिया, बताओ ऐसा कह दिया, तो इतनी बड़ी बात हो जाती है। किसी को कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर भी वो कहते हैं अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है। तो
इस तरह से हम जो है चीज़ें जैसे हैं वैसे नहीं देखते, हम उसको एग्जैजरेट करते हैं काफ़ी बार, और कभी कभी उसे डेप्रिकेट करते हैं। तो विपासना में हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हमें चीज़ों को जैसा है वैसा देखने की प्रैक्टिस है। ठीक है, एक बात तो ये है, और ये है कि इट इज़ ए कंप्लीट मिस्ट्री। ठीक है, जो लाइफ है उसमें 5 सेंसेस हमारे से हमें इनपुट्स आते हैं। तो ये इनपुट्स जो हैं ये एक्चुअली, अगर आप देखे जाए, अगर आप बहुत फिलोसफिकल साइड से भी आओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमें कुछ पता नहीं कि ये क्या है, व्हाट इज़ रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही नहीं है सिर्फ, वो माइंड में जाके उसका एक कलर बनता है, एक क्वालिया है। क्वालिया पे आप थोड़ा रिसर्च करो कि क्या होता है क्वालिया, तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली हम सोचते हैं हमें सब पता है, लेकिन हमें एक्चुअली कुछ भी नहीं पता है। तो ये वर्ल्ड लाइफ एक मिस्ट्री है, और उस मिस्ट्री को देख पाने की कैपेसिटी आप में डेवलप होगी जब आप विपासना में करोगे। क्योंकि आप जैसे सांस को अंदर देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, आते हुए जाते हुए, ऐसी ही होती है विपासना। ठीक है, तो पर बोरिंग हो जाएगा, लेकिन आप जो है, अगर आपके अंदर एक सेंस ऑफ वंडर होगा तो वो वंडर भी आपको उसमें भी हाईलाइट होने लगेगा, सांस के अंदर भी होने लगेगा। तो आपको और अगर आपने ठीक से की विपासना, तो आप जब बाद में लोगों से मिलोगे और आप पेड़ों को भी देखोगे, अपने नेचुरल ब्यूटी को भी देखोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि सब कुछ नया नया सा लगेगा, एक मिस्टीरियस भी लगेगा। तो इसलिए सीइंग थिंग्स एज दे रियली आर, उनको ना जैसा है वैसे ही देखने की प्रैक्टिस है विपासना। एंड गोइंग डीपर इनटू द हियर एंड नाउ, तो आपकी प्रैक्टिस में आपको कहीं दूर नहीं सोचना है कि दूर चले गए, और आपको जो है नाव में रहना है, हमेशा जो है आपको नाव में रहना है। तो ये हो गया बहुत ज़रूरी बात है, मतलब ये मतलब विपासना का कोर है ये, कि आप जो है जब ब्रीद इन कर रहे हो तो ब्रीद इन कर रहे हो, आपको पता है, और जब ब्रीद आउट कर रहे हो तो ब्रीद आउट कर रहे हो। तो वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज हम हियर एंड नाउ में हम डीपली नहीं होते। ठीक है, आपको जब आपकी जब प्रैक्टिस डीप होगी तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, पर आप नाव के अंदर बहुत डीप जा सकते हो, वही चीज़, वही लाइफ, वही 24 घंटे, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो आने लगेगा वो बहुत डीप हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? जब आप बहुत सारी कैलकुलेशंस पूरी कर लोगे, जब आप थॉट में बहुत डीप चले जाओगे तब, या आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचोगे तब? नो, जब आप इसी मोमेंट को जीने में बहुत कलर लाने लग जाओगे तब जो है आपकी विपासना मतलब स्ट्रांग हो रही है। वही मोमेंट में उतना ही, आपने 1 घंटा अपने मम्मी से बात किया तो 1 घंटा ही, वही 1 घंटा में क्वालिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर विपासना आपकी सच में अच्छा होगा तो आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। व्हेन ब्रीदिंग शॉर्ट यू नो यू आर ब्रीदिंग शॉर्ट, व्हेन यू आर ब्रीदिंग लॉन्ग यू नो यू आर ब्रीदिंग लॉन्ग। बुद्धा का ये मैसेज इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? ये मैसेज इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया, और बुद्धा ने ये देना इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा? क्योंकि बुद्धा चाह रहे थे कि आप जो है इसको बार बार डेवलप करने से, और वहीं पे रहने से, और वहीं क्या है उसको ध्यान से देखने से, आपका जो क्वालिटी ऑफ बीइंग हियर एंड नाउ है वो बहुत डीप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप किसी आदमी के साथ भी रहोगे तो आप उसे बहुत क्वालिटी ऑफ अटेंशन जो दोगे वो बहुत डीप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या है, जनरली हियर एंड नाउ में होना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम इसीलिए हम सोचते हैं, इसीलिए हम सपने जो देखते हैं और जो हम पास्ट की रिमिनेशन करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम हियर एंड नाउ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना नहीं चाहते। तो हियर एंड नाउ की क्वालिटी को आपको नीचे ही रखना है, तो बेस्ट है कि आप थोड़ा कुछ फ्यूचर के बारे में सोचो, कुछ इधर सोचो, कुछ सोचते हुए जाओ। तो जैसे मैं करता ही हूँ कि अगर मान लो सामने सुंदर सुंदर पहाड़ भी होंगे, अच्छे अच्छे वो भी होगा, तो भी मैं कुछ सोचता सोचता जाऊँगा, वो पहाड़ दिखते ही नहीं मुझे। सुंदर सा मौसम होता है, अच्छा मौसम होता है, ठंडी हवा होती है, दिखता ही नहीं, सोचते 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 चले जाते हैं। ठीक है, तो जिनको सोचने की बीमारी है वो भी हियर एंड नाउ नहीं रह पाते, और ज़्यादातर बुद्धिस्ट, खासकर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बुद्धिस्ट जब हो जाते हैं, एंड इफ़ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, देन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कभी कभी सुपरफिशियल हो जाती है, क्योंकि सारे टाइम वो थॉट्स में चले जाते हैं, और फिर वो हियर एंड नाउ वाली जो क्वालिटी डेवलप होनी है वो नहीं हो पाती। तो
कौन कौन से टीचर्स थे, मतलब कौन कौन से लोग थे जहाँ से मैंने बुद्धिज़्म सीखा और जिन्होंने हियर एंड नाउ पे एम्फोसाइज़ किया, तो थीच नैत हान है और एक युक्ता धम्मो भिक्खू हैं। तो उन्होंने मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हियर एंड नाउ इम्पोर्टेंट है। पर सारी ट्रेडिशंस में हियर एंड नाउ का स्ट्रेस तो किया ही जाता है कि यू बी इन द प्रेजेंट, ठीक है, जितना माइंड बी माइंडफुल। तो पर मेरे को इन 2 टीचर से मिला, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है। और ये क्वालिटी ज़रूरी नहीं है कि एक प्रैक्टिशनर की ही होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डांस करते हैं और गाते हैं, तो डांसर को तो बहुत ज़रूरी है, उसकी क्वालिटी ऑफ डांस उसके मूवमेंट से नहीं आता है, उसकी मसल से नहीं आता है, वो कितना हियर एंड नाउ में वो उस मोमेंट को कितना वो जीने लगता है, उससे आता है। तो इसलिए जो है ये अगर आपकी क्वालिटी ऑफ हियर एंड नाउ बहुत ज़्यादा है, तो आपकी एक डांस में भी क्वालिटी आएगी, आपके सिंगिंग में भी। आपको जो है पुराना मोमेंट एकदम से छोड़ना पड़ता है, नया मोमेंट में आना पड़ता है, तो मोमेंट टू मोमेंट आपको वहीं वहीं रहना होता है। तो उसमें आपकी सिंगिंग क्वालिटी भी डेवलप होएगी, और जो अच्छे सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं, उनकी माइंडफुलनेस भी ज़रूर अच्छी होती होगी। हालांकि मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ऐसा शक है कि ऐसा होता होगा। सो दिस इज़ द अबाउट द ट्रूथ ऑफ द माइंड। तो अगर आपका माइंड बॉडी स्पीच अलाइन है, तो यू आर लाइक यू विल बी वेरी हैप्पी, ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रूथ। तो हाउ दिस एस्टेब्लिशेस ट्रूथ? जब आप का माइंड बॉडी स्पीच अलाइन हो जाता है, तो आपको बाहर का सच भी पता चल जाता है, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट करे। आप जो है, अगर आप जो है बाहर का सच भी बता सकते हो। आप एक आदमी को देखोगे, आप जजमेंट करोगे कि आदमी ठीक नहीं लग रहा है, तो वो सच में आदमी ठीक नहीं होगा, ठीक है, अगर आपकी जजमेंट में कोई गड़बड़ नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप जज करोगे ये आदमी अच्छा है, वो सच में अच्छा ही निकलेगा, ठीक है। अगर आपकी माइंड बॉडी स्पीच अलाइंड है, तो आपकी जजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो यू कैन बी जजमेंटल विदाउट एम्पेरिकल डेटा। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तो मेरे को इस आदमी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने उस आदमी को देखा, जितना इन्फॉर्मेशन मिला, आपकी जजमेंट आई, वही जजमेंट सही है, ठीक है। तो बड़ा ही वैसे ये एक डेंजरस डेंजरस भी है ये थॉट, और ख़ासकर नॉन बुद्धिस्ट लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा रिस्की है, इससे तो आदमी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। पर जनरली बिगर प्रॉब्लम इज़ कि हमारी माइंड बॉडी स्पीच ही अलाइन नहीं होती है। पहले अलाइन तो करो, पहले अलाइन करो, उसके बाद जो है आपको रियलाइज़ होगा कि येस, इफ़ योर बॉडी स्पीच एंड माइंड इज़ टोटली अलाइंड एंड यू आर विद ट्रूथ, तो आपको ट्रुथ सीख करने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रुथ खुद आपके पास आएगा और आपको खुद ही रिवील कर देगा सच्चाई, ठीक है। तो हमारा की टेक अवे क्या है कि हमें जो है ऑनेस्ट रहना है, सिंसियर रहना है, और हमें माइंड में प्रैक्टिस करने के लिए विपासना प्रैक्टिस करना है, विच इज़ प्रैक्टिसिंग विपासना इज़ लाइक प्रैक्टिसिंग ट्रुथ ऑफ माइंड, ओके, ट्रुथ ऑफ माइंड। ट्रुथ ऑफ बॉडी एंड ट्रुथ ऑफ स्पीच जो है वो हम सच बोल के अपने हमारी सिंसियरिटी से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम ट्रुथ ऑफ माइंड कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग विपासना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। तो इसीलिए बेसिकली जो है ट्रुथ जो है वो धम्मा की तरह है। धम्मा और ट्रुथ एक्चुअली सिनोनिमस भी कह सकते हो आप हैं। तो इसीलिए जो है फर्स्ट सेशन इज़ ऑन एस्टेब्लिशिंग ट्रुथ। पर अभी मेरे को पता है आप लोगों को विपासना हो सकता है किसी को करना नहीं आता हो, या हो सकता है कि और भी चीज़ें हैं धम्मा के रिलेशन में, पर ये सेंट्रल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, एंड स्लोली आई विल मेक मोर वीडियोज़, एंड देन आई कैन शेयर ऑल माई अंडरस्टैंडिंग। होपफुली तो नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज मैं होप नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन जो है सभी को जो है जो ट्रुथ से दूर हो गए हैं हम, वो हमारी कॉज ऑफ सफरिंग है, और ये सफरिंग सभी की है। और अगर हो सकता है इस वीडियो को देख के अगर आप खुद सोचोगे, तो हाँ, हो सकता है कि आप सच के थोड़ा पास आ जाओ। और अगर आप सच के पास आ गए इस वीडियो को देख के, तो आपको लाइफ में थोड़ी खुशी मिलेगी, और वो खुशी जो है आपकी अर्न खुशी होगी, ठीक है। और कुछ मेरिट हो सकता है मुझे भी मिल जाए उसका। तो ऐसा करने की इंटेंशन से ये वीडियो मैंने बनाया,
और इससे हो सकता है कि कनेक्शन विथ ट्रुथ मेरा भी डीपन हो जाए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ आई विल stop the video.